हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट एकेडमी। आज की जो क्लास है उसमें हम यूनिट 3 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सीलेटर के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अभी जो हाल ही में राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम यूनिट 3 के जो केवल 2 ही टॉपिक डिस्कस करेंगे, लीनियर एक्सीलेटर और साइक्लोट्रॉन। और क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद में जस्ट बाद में हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में सेकंड को, फिर थर्ड को लास्ट में आएगी सबसे। तो आप जैसे अपने नोट्स बना रहे हैं तो केवल सीक्वेंस को फॉलो करते हुए बनाएं, और जैसे आप पहले बनाना चाहते हो तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सीलेटर। तो देखो, एक्सीलेटर क्या होते हैं, तो देखते हैं कि वे उपकरण जिनकी सहायता से आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि ETC की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है, उनको क्या कहते हैं? त्वरित्र कहते हैं। मतलब त्वरित्र या एक्सीलेटर वे उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो वे उपकरण जिनकी सहायता से आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण इत्यादि की गतिज ऊर्जा में वृद्धि की जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? त्वरित्र कहते हैं। अब देखो, कई प्रकार के त्वरित्र हैं, उसमें से जो पहला जो एक्सीलेटर है, त्वरित्र है, वो है रेखीय त्वरित्र, जिसको बोलते हैं लीनियर एक्सीलेटर। अब देखो, लीनियर एक्सीलेटर में क्या होता है, इसमें आवेशित कणों पर, जो लीनियर जो एक्सीलेटर होता है, इसमें आवेशित कणों पर क्या होता है? रेडियो आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र को बार बार लगाकर, मतलब बार बार अप्लाई करके कण को क्या किया जाता है? त्वरित किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, रेडियो आवृत्ति के दोलनी विद्युत क्षेत्र, तो टर्म्स को समझते हैं। पहले आता है रेडियो आवृत्ति, मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाएंगे उसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो रेंज होगी, वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज में होगी, तो रेडियो आवृत्ति होगी। अब उसके बाद में दोलनी विद्युत क्षेत्र बोलो या आवर्ती विद्युत क्षेत्र, जैसे AC जो करंट होता है वो एक तरह से दोलनी विद्युत क्षेत्र को ही लगाता है। तो मतलब दोलनी विद्युत क्षेत्र मतलब हम AC करंट को अप्लाई करेंगे, सीधी सी बात ये है। तो दोलनी विद्युत क्षेत्र को बार बार आरोपित करेंगे, क्योंकि वो DC करंट से तो बार बार अप्लाई होगा नहीं। कैसे थोड़े ना कि हम मतलब फिर हटा देंगे, फिर लगा देंगे प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसे बार बार कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, AC जो करंट है उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दोलनी विद्युत क्षेत्र को बार बार लगाकर क्या किया जाता है? कण को त्वरित किया जाता है। लीनियर एक्सीलेटर में ये होता है। अब एक बार इसकी बनावट देख लो। देखो, मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर हम जैसे जैसे आगे प्रोसीड करेंगे उसको समझाते जाएंगे। जो रेखीय जो त्वरित्र होता है ना, एक में बहुत बड़ी क्या होती है? सुरंग होती है, टनल होती है। एक बहुत बड़ी टनल होती है जिसमें नलिकाएं होती हैं अलग अलग लंबाइयों की, वो भी बढ़ते क्रम में। जैसे एक मीटर है तो दूसरी 2 मीटर, फिर तीसरी 3 मीटर, फिर चौथी 4 मीटर, पाँचवीं 5 मीटर। ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस हिसाब से होती है, लेकिन इसका भी कुछ वो होता है। जैसे मान लेते हैं पहली जो नलिका है उसकी लंबाई L1 है, इसकी दूसरे की L2 है, तीसरे की L3 है, चौथे की L4 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही nवीं जो नलिका है उसकी लंबाई क्या मिल जाएगी आपको? Ln मिल जाएगी। और ये जो नलिकाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो आपको क्या मिलेंगी? बढ़ते क्रम में मिलेंगी। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो, नलिकाओं की जो लंबाई है वो तो बढ़ते क्रम में है, लेकिन जो दो नलिकाओं के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम समान लेंगे। दो नलिकाओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या लेंगे? हम हमेशा समान लेंगे। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमें, जैसे ये तो प्लस सिरा हो गया तार का, जैसे एक तो अर्थ होता है, एक फेज होता है, तो ये प्लस और ये माइनस। और ये प्लस माइनस केवल आधे आवर्तकाल के लिए ही है, क्योंकि AC जो करंट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है? चेंज होती जाती है।
और आधे टाइम के बाद में, आधे आवर्तकाल के बाद जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि आधे आवर्तकाल के लिए जैसे ये तो प्लस मान लो और ये माइनस मान लो। अब इसमें क्या होता है कि जो प्लस सिरे से कौन कौन सी नलियों को आप जोड़ोगे, जैसे जो विषम संख्या वाली जो नलियां हैं उनको हम प्लस से जोड़ेंगे, और जो सम संख्या वाली जो नलियां हैं उनको हम नेगेटिव से जोड़ेंगे। तो जैसे L1, L3, L5 और L7 जो है इनको तो हम किससे जोड़ेंगे, प्लस से। और जो सम संख्या वाली हैं L2, L4, L6, L8 इनको किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से जोड़ेंगे। और जैसा ही आधा आवर्तकाल होगा उसके बाद में ये प्लस माइनस तो उल्टा चेंज हो जाएगा। जैसे L1, L3 ये तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि आधे आवर्तकाल के बाद में ऐसे चेंज हो जाएगी। तो ये हमने ब्रीफली आपको बता दिया कि हम कैसे जो सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। तो ये इसकी बनावट आप ध्यान से देख के बना लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके। और फिर जैसे यहाँ पे नीचे यहाँ पे 2 तार ले लिए हमने, निकाल लिए, जिस पे हम रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब देखो जैसा हमने ऊपर समझाया ना उसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे लैंग्वेज की फॉर्म में। तो देखो यही बात हमने पहले बताई थी आप। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न लंबाइयों जैसे L1, L2, L3 डॉट 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 Ln, ये मतलब इनकी लंबाइयाँ होंगी, मान ली हमने। विभिन्न लंबाइयों L1, L2, L3 डॉट डॉट Ln की धातु की बेलनाकार नलिकाएं होती हैं। धातु की बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जिनकी लंबाइयाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। जिनके बीच की दूरी क्या होती है, बीच में दूरी का जो अंतराल है वो क्या होता है, समान होता है। यही तो बात हमने बोली थी कि धातु की जो बेलनाकार जो नलियाँ हैं उनकी लंबाइयाँ अलग अलग होंगी, लेकिन इनके बीच की जो दूरी है वो अंतराल जो है, 2 नलियों के बीच का जो अंतराल है वो क्या रहेगा, समान रहता है। अब देखो उसके नीचे ये जो नलिकाएं हैं एक छोड़कर एक, मतलब जैसे 1, 3, 5 इस हिसाब से तो जुड़ते हैं। वो प्लस से 2, 4, 6 इस हिसाब से वो माइनस है। तो एक छोड़कर एक मतलब अल्टरनेट, एक छोड़कर एक आवर्ती विद्युत क्षेत्र, ये पूरे एक आवर्ती विद्युत क्षेत्र। तो देखो ये 2 1 1 1 साथ आ जाते हैं ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसमें क्या होता है कि 2 नलिकाएं एक छोड़कर एक मतलब अल्टरनेटिव क्रम में को एक आवर्ती विद्युत क्षेत्र से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। को नहीं लगाओगे तो ये सेंटेंस सही बन जाएगा। एक छोड़कर एक आवर्ती विद्युत क्षेत्र से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ये 2 बात हो गई। अब देखो विषम संख्या वाली जो नलिकाएं हैं, नलिकाएं वोल्टा स्रोत के एक सिरे से, जो विषम संख्या वाली जो नलिकाएं हैं जैसे C1, C5, C3, C7 इनको वोल्टा स्रोत के एक सिरे से जोड़ेंगे, और जो सम संख्या वाली जो नलिकाएं होती हैं उनको क्या करेंगे, वोल्टा स्रोत के दूसरे सिरे से जोड़ेंगे। यही तो अभी हमने बताया। अब देखो किस हिसाब से जोड़ेंगे, देखो ये आप अपने हिसाब से मान सकते हो। जैसे एक बार हमने मान लिया कि जब हम विषम संख्या वाली नलिकाएं जैसे C1, C3, C5 को धनात्मक होती हैं, इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप। ऐसा कि जरूरी नहीं कि ऐसे रट के जाना है कि जो विषम संख्या वाली है उनको तो C1, C3, C5 से ही जोड़ना है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उल्टा भी आप जोड़ सकते हो कि जब विषम संख्या वाली जो नलिकाएं हैं जैसे C1, C3, C5 को धनात्मक होती हैं, तब सम संख्या वाली जो नलिकाएं हैं C2, C4, C6 जो होंगी उनको क्या होंगी, ऋणात्मक होती हैं। मतलब जैसे आधे चक्कर, जैसे आपने AC साइकिल में क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे चेंज होती है। तो आधे आवर्तकाल के लिए कि जैसे एक पॉजिटिव है ना, तो उसी आवर्तकाल के लिए जो दूसरा जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। तो आधे आवर्तकाल के लिए जो सम संख्या वाली जो विषम संख्या वाली धनात्मक हैं, तो सम संख्या वाली क्या हो जाएंगी, ऋणात्मक हो जाएंगी। यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो अर्ध आवर्तकाल के बाद में जैसे ही आधा आवर्तकाल हो गया तो जो प्लस है वो माइनस में, जो माइनस है वो किस में बदल जाएंगी, प्लस में बदल। अर्ध आवर्तकाल के बाद
जब विषम संख्या वाली नलिकाएं C1 C3 C5 डॉट 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 ऋणात्मक होती हैं, मतलब विषम संख्या वाली अब क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही हैं, तो सम संख्या वाली जो नलिकाएं वो क्या हो जाएंगी, तो तब सम संख्या वाली जो नलिकाएं हैं C2 C4 C6 ये जो नलिकाएं होंगी वो क्या होंगी, धनात्मक होंगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये तो नलिकाएं किस हिसाब से चेंज होंगी ये आपको बता दिया। अब देखो नलिकाएं जो होती हैं इस प्रकार व्यवस्थित की जाती हैं। अब मतलब जो नलिकाएं हैं उसको इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि जैसे हम कोई प्रोटॉन है, मान ले धनायन है, जब धनायन किन्हीं दो नलिकाओं के मध्य हो तो पीछे वाली जो नलिका है वो तो क्या हो, धनात्मक, और आगे वाली जो नलिका है वो ऋणात्मक हो। मतलब जैसे आप समझ नहीं रहे मेरी बात, जैसे दो नलिकाएं हैं, मान लो हमने बताया कि इनकी लंबाई जैसे ये L1 है, ये L3 L2 है, तो हमने इससे कोई एक्सीलेट, जैसे धनायन को हम इससे आवेशित कर रहे हैं, इन दो नलिकाओं के बीच में हमेशा जो अंतराल है वो समान रहेगा। तो ये कह रहा है कि जब जो नलिकाएं हैं उनको इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि जब धनायन दो नलिकाओं के मध्य स्थित होता है ना, तो जैसे धनायन को हम ये प्लस चार्ज है, तो पीछे वाली जो नलिका है वो तो क्या होगी, प्लस होगी, और आगे वाली जो नलिका है वो नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये आगे की तरफ भागेगा, और प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा तो भी आगे की तरफ भागेगा। तो ओवरऑल ये क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। यही हमारा पर्पस है। तो नलिकाओं को इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि जब धनायन दो नलिकाओं के बीच में स्थित होता है तो पीछे वाली जो नलिका है वो पॉजिटिव, और आगे वाली जो नलिका है वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब इसका क्या बेनिफिट होता है, ताकि आयन जो है एक सीधी रेखा पर त्वरित होकर प्रत्येक बार ऊर्जा ग्रहण करे। जैसे एक बार उसने दो जूल एनर्जी है, फिर अगली नलिका को पार किया, फिर 4 जूल, फिर अगली दो नलिकाओं को पार किया, फिर 6 जूल। इस हिसाब से प्रत्येक बार क्या होगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा और उसकी गतिज ऊर्जा क्या बढ़ती जाएगी, ताकि आयन जो है सीधी रेखा में त्वरित होकर प्रत्येक बार क्या करे, ऊर्जा ग्रहण कर सके। इसलिए आयन द्वारा नली को पार करने में जो लगा समय है वो आवर्ती विद्युत क्षेत्र के आवर्तकाल का आधा होना चाहिए। ये बात बहुत इसने अच्छी बोली है कि जैसे ये दो नलिकाएं हैं, अब देखो आयन यहाँ पे है, आपने बोला कि आधे आवर्तकाल के लिए ये प्लस ये माइनस, तो देखो जैसे ही ये प्लस चल रहा है तो धनायन इनके बीच में आ गया, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही धनायन जो है ना इसके अंदर एंटर हो गया, अब क्या होगा, इसकी टर्मिनलिटी चेंज हो जाएगी, सॉरी ये माइनस रहेगा, हाँ ये प्लस माइनस, जब तक ये इसके अंदर रहेगा तब तक ये माइनस रहेगा, जैसे इसके बाहर आएगा फिर प्लस हो जाएगा, फिर एक्सीलरेट करेगा। अब देखो जब तक ये प्लस माइनस से प्लस नहीं हो जाता, मतलब आधा आवर्तकाल में इसको क्या करना है, इस जो आयन है इसका टारगेट क्या है कि कैसे भी करके इस नली को पार करे। अगर ये आधे आवर्तकाल में नली को नहीं पार कर रहा है, ये माइनस ही चल रहा है और यहाँ पे धनायन आ गया, फिर तो ये दोबारा खींचेगा इसको। तो जैसे ही धनायन जो है इस नली के अंदर होता है तो उसको आधे आवर्तकाल के अंदर क्या करना होता है कि नली को पार करना होता है। इसके लिए आयन द्वारा नली को पार करने में जो लगा समय है आवर्ती विद्युत क्षेत्र के आवर्तकाल का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। आधे आवर्तकाल में उसको पार कर लेगा वो। इस प्रकार आयन नलिका के बाहर आने पर, जैसे नलिका के बाहर आने पर आयन जो है प्रत्येक बार क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, प्रत्येक बार क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, और बार बार त्वरण से धनायन की जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाती है। इस हिसाब से हम लीनियर एक्सीलरेटर या रैखिक त्वरित्र में किसी आयन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि करते हैं, और इस हिसाब से 2 जूल 4 जूल 6 जूल 8 जूल ऐसे बढ़ता मतलब उसकी जो जितनी हमें रिक्वायर्ड जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो हम इससे अचीव कर सकते हैं। अब देखो ये तो हमने उसकी बनावट एवं क्रियाविधि बताई है लीनियर एक्सीलरेटर की। ये तो क्या है, बनावट और
क्रियाविधि है। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं कि मतलब हम कैसे किसी लीनियर पार्टिकल को एक्सीलरेट करते हैं। तो मैथमेटिकल एनालिसिस या गणितीय विश्लेषण। तो देखो गणितीय विश्लेषण में देखो, दो क्रमागत नलिकाओं के मध्य अंतराल में V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है। अब देखो विभवांतर जो है आवर्ती है, जैसे AC है, कहने का मतलब AC वोल्टेज सोर्स है तो आवर्ती है, समय के साथ समय पे डिपेंड कर रहा है, तो V बराबर V0 कोस ओमेगा टी, इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बस ये यहीं पे काम आएगा इसका, केवल ये शो करने के लिए कि हाँ कि जो हमने वोल्टेज सोर्स है वो क्या है, ओसिलेटरी है। इसी को शो करने के लिए केवल हम ये शो करेंगे। अब देखो माना एनवी जो नलिका है उसकी लंबाई कितनी है, ln है। माना एनवी नलिका है उसकी लंबाई क्या है, ln है, जिसमें आयन का जो वेग है वो कितना है, Vn है। मतलब एनवी जो नलिका है उसकी लंबाई ln और उसमें आयन का वेग कितना है, Vn है। तब हमने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा है कि आधा जो आवर्तकाल में है नलिका को पार करना है, मतलब आधे आवर्तकाल के अंदर आयन को नलिका को पार करना है। तो प्रयोग के अनुसार नलिका को पार करने में लगा समय जो होगा वो किसके बराबर होगा, आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर के आवर्तकाल का आधा। मतलब नलिका को पार करने में जो लगा जो समय है वो आरोपित जो विभवांतर है उसके आवर्तकाल का आधा होगा, तभी वो उसको ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कहने का मतलब। तो ना आप इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, जैसे नलिका एनवी नलिका को पार करने में जो लगा जो समय है वो किसके बराबर होना चाहिए, आरोपित जो प्रत्यावर्ती विभवांतर उसका आवर्तकाल का आधा होना चाहिए। अब Tn बराबर T/2 होना चाहिए। अब Tn जो है वो क्या है, समय है, तो समय बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल। तो दूरी एनवी नलिका की कितनी हो जाएगी, ln, और इसकी चाल क्या है, Vn। तो देखो एक स्टेप यहाँ पे आप लिखना, Tn बराबर T/2 और फिर इसको समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होगी, ln बटे Vn, इस हिसाब से लिख लेंगे। अब यहाँ से देखो ये तो हमने निकाली। अब एनवी नलिका की जो लंबाई आपसे पूछ ले कि आपको आवर्तकाल पता हो, उसका वेग पता हो एनवी नलिका में कण का, तो आप वहाँ से उसकी लंबाई निकाल सकते हो। तो एनवी जो नलिका की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, Vn/2। इसको समीकरण 1 दे दो, ये भी काम आएगी। अब देखो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ा होगा कि जैसे कोई आवेश है जिसका चार्ज Q है, इसको V वोल्ट विभवांतर से मतलब इस पर V वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है E काइनेटिक बराबर QV होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कोई इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, मान लो कोई प्रोटॉन है, उसको V वोल्ट विभवांतर से आरोपित किया जाता है। कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, V वोल्ट विभवांतर, सॉरी कोई प्रोटॉन है उस पर चार्ज कितना है, E 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कोई प्रोटॉन है उसको V वोल्ट विभवांतर से आरोपित किया जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EV। अब ये जो है ये तो केवल एक नलिका से पार होगा तब होगी, जब ये n नलिकाओं को पार करेगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी क्या हो जाएगी, E के बराबर NeV। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो गतिज ऊर्जा 1/2 mvn² जो होगी, यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी, वो किसके बराबर होगी, NeV। तो लिखा है कि देखो प्रत्येक नलिका अंतराल में आयन की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी है, EV, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का चार्ज इंटू वोल्टेज, काइनेटिक एनर्जी यही तो होती है। और जब ये एक नलिका को पार करेगा इतने, प्रत्येक नलिका को इतने, तो n नलिकाओं को पार करने में गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, NeV हो जाएगी। तो गतिज ऊर्जा को क्या लिख सकते हैं, 1/2 mvn² बराबर NeV हो जाएगा।
तो यहाँ से हम वी एन की वैल्यू निकाल लेंगे। वी एन स्क्वायर बराबर देखो वज्र गुणा करके 2n EV बाई एम आ गया। अब यहाँ से वी एन स्क्वायर है तो वी एन करेंगे तो क्या होगा, रूट में लिखेंगे वी एन बराबर 2n EV बाई एम। अब हमें ये तो NV नलिका में आयन का वेग आ गया। अगर NV नलिका में आयन का वेग आपसे किसी न्यूमेरिकल में पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन NV नलिका में NV नलिका की लंबाई आपसे पूछ ले तो ये जो Vn का जो मान है वो समीकरण 1 में देखो, ये Vn का जो मान है यहाँ पे रखेंगे Vn समीकरण 1 में, तो Ln की वैल्यू क्या हो जाएगी, NV नलिका की लंबाई, तो T/2 वहाँ पे ऐसे कैसे, तो Ln बराबर T/2 ऐसे कैसे, Vn का हमने मान रख दिया। अब देखो आपने पढ़ा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो आवर्तकाल की उल्टी होती है, उल्टा होता है कहने का मतलब, और ये ऐसे कह सकते हैं आवर्तकाल जो होता है ना वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। तो देखो यहाँ पे देखो चूंकि f बराबर 1/t है इसीलिए t बराबर क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा। तो यहाँ पे t की जो वैल्यू है ना यहाँ पे रख देंगे 1/f। तो हमारे पास जो फाइनल जो फॉर्मूला हो जाएगा ln बराबर 1/2f रूट n EV बाई एम। तो ये क्या है, NV नलिका में लीनियर एक्सीलेटर में NV नलिका की लंबाई हो गई है। अब NV नलिका की लंबाई कैसे निकालोगे, आपको जो है ना आयन का वो क्या बोलते हैं द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए, NV नलिका का क्रमांक पता होना चाहिए, कितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं वो पता होना चाहिए, उस विभवांतर की फ्रीक्वेंसी क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, NV जो नलिका है उसमें NV जो नलिका है उसकी लंबाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो Ln की n पे डिपेंडेंस देखे किस हिसाब से n पे डिपेंड करता है, तो Ln जो है वो रूट n के क्या है समानुपाती हो गया, क्योंकि रूट के अंदर ही तो है। अगर मैं आपसे पूछूं Ln है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसकी लंबाई उतनी कम रखनी पड़ेगी आपको। फ्रीक्वेंसी का 1/f होता है, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। सब पे डिपेंडेंस देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है ना उनमें केवल Ln की जो रूट n पे डिपेंडेंस पूछता है। तो इसको जो हम लैंग्वेज के रूप में कैसे लिख सकते हैं, अतः लीनियर एक्सीलेटर में रेखीय त्वरित्र में नलिकाओं की जो लंबाई है वो किसके समानुपाती है, रूट n के समानुपाती होती है। अब ये ऐसे कैसे, ये क्वेश्चन जो ना बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि लीनियर एक्सीलेटर में नलिकाओं की जो लंबाई है वो समानुपाती होती है रूट n के 1/√n के, ऐसे 4 ऑप्शन दे देता है, n के या n² के, ऐसे पूछ लेता है। और जैसे हम अनुपात देखें L1 रेशियो L2 रेशियो L3 का, तो आपको मिलेगा 1:1 √2 √3 रेशियो रूट n डॉट ऐसे करके। अब देखो अगर देखो यदि संपूर्ण रेखीय त्वरित्र में n नलिकाएं हैं तो रेखीय त्वरित्र में निर्गत धनायन की कुल ऊर्जा आपसे पूछ ली जाए तो प्रत्येक नलिका से निकलने के बाद में उसकी जो गतिज ऊर्जा है कितनी है, EV है। तो हम पूछ लें कि 10 नलिकाओं से गुजरता है तो 10 EV हो जाएगा, 20 से गुजर रहा है तो 20 EV, तो n से गुजर रहा है तो n EV। तो n नलिकाओं से गुजरने के बाद में जो धनायन है उसकी जो कुल गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, NAV। अब देखो आज ही हम लीनियर एक्सीलेटर को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम साइक्लोट्रॉन ही पढ़ेंगे। अब देखो लीनियर एक्सीलेटर है ना उसकी कुछ लिमिटेशन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। हालांकि 2-3 दे रखी हैं केवल, लेकिन जो अलग यूनिक मिले ना उसी को लिखा है। वो तो जैसे सभी में जो कमियां हैं वो तो सारी सभी में होती हैं, लेकिन एक जो मेन जो कमी है वो ये है कि जो रेखीय त्वरित्र का जो आकार है बहुत लंबा, लगभग 2 किलोमीटर से अधिक होने के कारण ऐसे निर्वात जो बनाए रखना एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब आपको किसी आयन को 4 जूल से ही त्वरित करना है तो हो सकता है कि 2-3 नलियों में काम चल जाए, लेकिन आपको किलो जूल या मेगा जूल में आपको किसी आयन को एक्सीलेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये जो लीनियर एक्सीलेटर है उसकी लेंथ को ही बढ़ाना पड़ेगा। लेंथ कब बढ़ेगी, जब नलिकाओं की लंबाई बढ़ेगी, नलिकाओं की लंबाई बढ़ेगी तो सुरंग की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इतनी बड़ी सुरंग के अंदर जो निर्वात को बनाए रखना है ना एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये लीनियर एक्सीलेटर की लिमिटेशन है।
तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लीनियर एक्सीलरेटर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, और जिसके अंतर्गत हम जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस या कोई भी एमएससी एंट्रेंस हो, चाहे आईआईटी जैम, जो भी लीनियर एक्सीलरेटर से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा हम नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यूज़ के जरूर आपसे रूबरू होंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।